नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसकी शुरुआत कल यानी बुधवार को कन्याकुमारी में हुई। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करके इसकी शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत और बंटवारे की सियासत में पिता को खो दिया, लेकिन मैं इसके हाथों अपने देश को नहीं खोने दूंगा। आप यात्रा देख सकते हैं, आज दूसरा दिन है इस यात्रा का। कल इसको हरी झंडी दिखाई गई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं तिरंगा लिए हाथ में कितनी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। तो कुल 3570 किलोमीटर का ये सफर रहने वाला है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि ये सोचते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए हमें डरा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भारतीय लोग डरते नहीं हैं। विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी से डरने वाला नहीं है। देश इस वक्त सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चुनिंदा बड़े उद्योगपति पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते रहे हैं बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर। इस यात्रा का मकसद बढ़ती गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ लोगों को एकजुट करना और आवाज उठाना है, उन्होंने कहा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तो मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती, इसलिए जनता को सच बताने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकल पड़े हैं। Today, brothers and sisters, this flag is under attack. India is not the imposition of one idea on its people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. तो ये हमने सुना राहुल गांधी को। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका भी ये यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। लगातार कांग्रेस पार्टी तमाम चुनाव जो है वो हारती गई है। बहुत कम राज्य हैं जहां पर अब कांग्रेस जो है वो सत्ता में है। ऐसे में अपनी खोई हुई जो जमीन है वो पाने का एक मौका यहाँ पर हो सकता है। लोगों से, जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ने का एक ये मौका हो सकता है। और उसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरने के लिए इस यात्रा को देखा जा रहा है। क्योंकि अजय, हम देख रहे हैं कि अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि आगे बढ़ सकती है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। उमा, आज दूसरा दिन है, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? और उमा, हम जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त किस तरह की स्थिति से गुजर रही है, बिल्कुल आईसीयू में है ये पार्टी। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इसको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि क्या ये यात्रा जो कांग्रेस है उसको कहीं जीवन दान दे सकती है? जी देखिए, इसी उम्मीद से कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है, क्योंकि जमीन का जो कनेक्ट है इनका खत्म हो चुका है। 2014-2019 के चुनाव में ये नजर आया, जहां पार्टी 50 के आसपास ही सीट जीत पाई, और राज्यों के चुनाव में भी जो पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है हाल के वर्षों में। तो ये जो यात्रा 3570 किलोमीटर की शुरू की है, अभी ये यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से एक्चुअली रोड पे शुरू हुई है। कल तो 500 मीटर ही चले थे, लेकिन आज तकरीबन 23 से 25 किलोमीटर तक चलने का प्लान है। कुट्टारम जगह है जहां पे राहुल गांधी की जो पदयात्रा है अभी पहुंची है। और जैसा कि हम अगर दर्शकों को दिखा पा रहे हो दृश्यों में, कि दोनों तरफ सड़क के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। ये जो यात्रा है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यात्रा में इस तरह का कार्यक्रम भी रखा गया है कि जनसंवाद हो, लोगों से बात हो, और अलग अलग संगठन या अलग अलग रास्ते में जो अलग अलग वर्ग के लोग मिलेंगे, उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो इस तरह से इस यात्रा को प्लान किया गया है। जहां तक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की बात है, तो ये जब यात्रा आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तभी निकलकर सामने आएगा कि जो इच्छित लक्ष्य है कांग्रेस का वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मुख्य तौर पे कांग्रेस ये कहती है कि जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, अमीरी गरीब का भेद बढ़ा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और जिस तरह से समाज में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और तीसरी बात कहती है कांग्रेस की, राज्यों के अधिकारों को जिस तरह से केंद्र सरकार खत्म कर रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। तो एक बड़ा एजेंडा लेकर कांग्रेस पार्टी निकली है। अब 2024 के पहले क्या ये कुछ
कांग्रेस पार्टी को जमीनी रूप से दे पाएगी ये यात्रा, ये एक देखने वाली बात होगी। जी उमा, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमें ये भी देखना होगा, इस यात्रा की जब शुरुआत की तो राहुल गांधी अपने पिता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। श्री पेरुम्बदूर में वो थे। राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, उनकी दादी को उन्होंने कैसे खोया, अपने पिता को कैसे खोया, सब जानते हैं। उनको भी सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे में इतनी भीड़ में अब ये पैदल यात्रा निकल रही है, 5 महीने तक निकलेगी, तो किस तरह के इंतजामात, किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर? इसको लेकर जया काफी जो काम है, जो योजना है वो बनाई गई है। हर राज्य के साथ जो है कोऑर्डिनेट किया गया है। जैसे अभी यात्रा तमिलनाडु से गुजर रही है तो तमिलनाडु पुलिस की जो सुरक्षा है वो राहुल गांधी को मिली हुई है। अब इसके बाद ये केरल में घुसेगी, फिर 21 दिनों तक कर्नाटक में रहेगी। तो जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है और स्थानीय एजेंसीज पर होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से मोबिलाइजेशन अभी नजर आ रहा है, आगे चलकर क्या वो बढ़ता है या इतनी तादाद में लोग होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है, तो जब इतनी बड़ी यात्रा प्लान की गई है तो सुरक्षा के मद्देनजर भी प्लान की गई है। और जो ये रूट लिया गया है उसके लिए खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि कई ऐसे इलाके थे जहां पे नक्सलियों का जो जोर है वो है, तो उन इलाकों को अवॉइड किया गया। कई ऐसे इलाके थे जहां प्राकृतिक तौर पे वहां से गुजरना मुमकिन नहीं था पैदल, तो ऐसे इलाकों को अवॉइड किया गया। 3-4 रूट लेकर प्लानिंग शुरू हुई थी और आखिरकार इस रूट को तय किया गया है। तो सुरक्षा की बातों को ख्याल में रखा गया है। और अगर सुरक्षा ज्यादा पुख्ता रही तो जो लोगों से मुलाकात है, लोगों से जो संवाद है वो नहीं हो पाता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यात्रा का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो सुरक्षा भी देखनी है और लोगों से संवाद भी करना है। इन दोनों मकसद को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार से मेक इन इंडिया नंबर 1 मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मुद्दा जो है वो उठाया और सरकारी स्कूलों के सुधार की बात को लेकर भी उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। बिल्कुल उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए राज्यों को भी शामिल किया जाए ये कहा। और साथ ही हरियाणा के हिसार से शुरू हुई इस मुहिम के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ हिसार से इस मुहिम की शुरुआत हुई है। क्या विपक्ष जो है बटा हुआ है, ये भी एक सवाल है। देखते हैं शरद शर्मा की रिपोर्ट। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है। इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। हरियाणा के हिसार से अरविंद केजरीवाल के देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत। 95-100-100। इस मुहिम में केजरीवाल शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, दूसरों को भी इसी मुद्दे पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी और कहा 14,500 स्कूल अपग्रेड करने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान इस मुहिम के जरिए आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होकर बीजेपी को चुनौती देना। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी संभावनाएं भी तलाश रही है। आम आदमी पार्टी आदमपुर में होने वाले उपचुनाव में भी हिस्सा लेगी। इसीलिए आदमपुर में गुरुवार को न सिर्फ एक रोड शो होगा बल्कि अरविंद केजरीवाल की जनसभा भी होगी।
हरियाणा में अरविंद केजरीवाल बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की मुहिम शुरू कर रहे थे, तो वहीं दिल्ली में पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का भेजा मानहानि का नोटिस फाड़ दिया। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने आरोप खारिज किए और मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस हाथ में लेकर पीसी में नोटिस फाड़ रहे हैं गाली देते हुए। शर्म तो आएगी नहीं इन लोगों को। लेकिन इनकी मूर्खता कैसे, इनको लगता है कि बस यही एक नोटिस आया, नोटिस फाड़ तो खत्म हो गया। एक नोटिस फाड़ने से न तो आपकी जवाबदेही खत्म होगी और न ही आप बेगुनाह हो सकते हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ संघर्ष दिल्ली स्तर पर तो चल ही रहा है, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाना चाहती है। हिसार से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। कई नेताओं से अभी तक वो मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान जब उनसे विपक्ष के चेहरे के बारे में सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या कहा, अदिति वो भी बता रहे थे। बिल्कुल विपक्ष के नेता नहीं होंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं। वो सिर्फ इस बात को सामने रख रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की वो कोशिश में जुटे हुए हैं, और अगर सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर अलग होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के विकास के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें शायद अंदर से बीजेपी में रहने या उनको मदद करने का मन होगा। हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे, सबको एक करने में हम लगे रहेंगे। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बार जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ गए, और उत्तर प्रदेश उनमें से एक राज्य है जहां पर 75 में से 62 जिले जो हैं वहां पर औसत से कम बारिश दर्ज हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूखे के हालात से निपटने के लिए आदेश भी जारी किए हैं, और सभी 75 जिलों में सूखे का अब सर्वेक्षण होगा। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी, कृषि अधिकारी समेत 2 अन्य अधिकारियों की टीम पूरा ये सर्वेक्षण करेगी। इसके चलते भू राजस्व, ट्यूबवेल, नलकूप से सिंचाई की वसूली स्थगित होगी और किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे, और नहरों में पानी की उपलब्धता और गांव में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ उत्तर प्रदेश के हालात जो है बाकी राज्यों से कुछ जुदा दिख रहे हैं। बहुत सी जगह पे हम देख रहे हैं बरसात का क्या आलम है। 75 में से 62 जिले ऐसे हैं जहां जो आमतौर पर औसत बारिश होती है उससे कम हुई है। सर्वेक्षण किस तरीके से हो रहा है? क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? आज देखिए जया, यूपी के 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए ये बहुत एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी सरकार ने ये कहा है कि अब जो है वो सूखे के हालात की समीक्षा होगी।
और न सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि 75 के 75 जिलों में समीक्षा होगी। और इस समीक्षा की रिपोर्ट जो है वो 1 सप्ताह के भीतर देनी जरूरी है। अगर कोई ऑफिसर 1 सप्ताह के भीतर सूखे के समीक्षा नहीं देता है तो उसके ऊपर में कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर 1 सप्ताह के बाद में सूखे की जो समीक्षा रिपोर्ट आती है तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसल की बुआई है उसका रकबा तो घटा ही है, लेकिन जो फसलें बिना पानी की सूखी हैं तो उस पूरे नुकसान का अंदाजा एक मोटे तौर पर जो है वो यूपी सरकार को लग जाएगा। और अगर मोटे तौर पर नुकसान का फिर अंदाजा लगता है तो किसानों को मुआवजा देने में सहूलियत होगी। और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि मुआवजा देने में ना सिर्फ सहूलियत होगी बल्कि उनको जल्दी जो है वो मुआवजा मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए राहत की बात है। दूसरी जो सरकार ने ये घोषणा की है कि जो सरकारी नलकूप हैं जहां से पानी जो है वो लेता है किसान और उसका पैसा उसको भरना पड़ता है, नहर का पैसा उसको भरना पड़ता है, जो बिजली के कनेक्शन है, जो बिजली का बिल है, फिर उसको भरना पड़ता है। तो सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी कनेक्शन के राजस्व वसूली के लिए सख्ती नहीं की जाएगी और बिजली के कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे अगर वो किसान बिजली का बिल नहीं भर पाता है। तो ये सारी चीज बहुत अच्छी चीजें हैं और अब उम्मीद करनी चाहिए कि अगर इसका अच्छे तरीके से समीक्षा होगी तो किसानों को जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो सूखे से परेशान हैं। धान की जो फसल की बुआई है उसका रकबा घटा है और कुछ जो किसान हैं अगर उन्होंने धान की फसल लगाई भी है तो बिना पानी के वो खेतों में सूख रहे हैं। तो ऐसे में किसान इस वक्त बहुत परेशानी के हालत में है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि धान का कटोरा कहे जाते हैं, तो वहां पर भी जो धान की फसल है उसको खासा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब उन जिलों का खासकर सर्वे करवा रही है जहां पर सूखे की वो चपेट में आ गए और किसानों को कहीं ना कहीं इससे कुछ राहत मिलेगी क्योंकि सरकार अब मदद करेगी किसानों की। और अब बात करते हैं आयकर विभाग के छापों की। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर और एक एनजीओ ऑक्सफैम और कुछ मीडिया संस्थानों को फंडिंग करने वाली संस्था आईपीएसएमएफ के दफ्तर के यहां पर छापेमारी की गई और सूत्र बता रहे हैं कि सीपीआर के चाणक्यपुर स्थित दफ्तर में आयकर अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची जिसने दस्तावेजों का निरीक्षण किया। ऑक्सफैम के ओखला स्थित कार्यालय पर भी आयकर की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि सीपीआर पर कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी से जुड़ी हुई है और आईटी ने कई जगहों पर 20 से ज्यादा जो रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी फंडिंग को लेकर भी ये छापेमारी की है। तो सवाल भी काफी उठ रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है इन छापेमारियों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पूर्वी दिल्ली के चिला गांव में ये अभिषेक कृष्णा का दफ्तर है। दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात है। वो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील लिखते हैं और जनराज पार्टी उनकी ही है। अब उनके ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जो मामला है वो छोटी सियासी पार्टियों का है जो रजिस्टर्ड कराई गई इसलिए कि दान ले पाएं, डोनेशन ले पाएं, लेकिन वास्तव में ये एग्जिस्टेंस में नहीं थी। इसकी जांच चुनाव आयोग ने करवाई और ये पाया कि ये पार्टियां डोनेशन ले रही हैं लेकिन इनके पते और इनकी तमाम जो चीजें हैं वो फर्जी पाई गई। उसके बाद इन पार्टियों को डी रजिस्टर्ड कर दिया गया और इनकी वित्तीय जांच के आदेश दिए गए, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ऐसी सभी पार्टियों के दफ्तरों और इनके एंट्री ऑपरेटरों के यहाँ छापेमारी कर रहा है। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग पार्टियों के ठिकाने और उनके एंटी ऑपरेटरों के यहाँ छापेमारी हुई। दरअसल इसी साल जून में चुनाव आयोग ने 111 छोटी पार्टियों की वित्तीय जांच के लिए कहा था। ये पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड थीं, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये अस्तित्व में है ही नहीं। इनके पते फर्जी निकले। इसके बाद चुनाव आयोग ने इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया और इनकी वित्तीय जांच के आदेश दिए। आरोप है कि ये पार्टियां डोनेशन लेकर काले को सफेद करने में लगी थीं। इसके अलावा आयकर विभाग ने बेंगलुरु में मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में छापेमारी की। आयकर विभाग ने राजस्थान में 53 जगहों पर छापा मारा। ये मामला मिड डे मील के घोटाले से जुड़ा है। राजस्थान में कई कारोबारियों के घराने पर भी छापेमारी हुई। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
और अब वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एनडीटीवी 24/7 के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा किया कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि वो फिर से वापसी करें, उन्होंने कहा जल्द ही इस बारे में वो फैसला लेंगे जो बहुत लोगों को खुशी दे सकता है। रात 9 बजे आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं एनडीटीवी पर। President Trump, let me just ask you to see both of you back together again. Is this all an indication that you are now set on the road to 2024? Well, look, momentum. Everyone wants me to run. I'm leading in the polls, in every poll, the Republican polls and in Democrat polls, and I'll make a decision in the very near future, I suspect. And I think that a lot of people are going to be very happy. But we've been friends for a long time. We've been friends from before the last campaign in 2016 and then 2020. And I've had a great relationship to India and to Prime Minister Modi. We've been friends, and I think he's a great guy and doing a terrific job. It's not an easy job he's got. So, but we've known each other a long time. Good man. Right. That's an interesting thing you said, that you said you're still making up your mind, but a lot of people will be happy with the decision. I think so. A lot of people will be, and a couple of people will be unhappy, perhaps. Okay. This is quite an interesting hint that we've got there, Shalabh Kumar. You think it's now almost a done deal that President Trump is going to run again? And should he run again? Is he the obvious choice? Of course he should run again. That's our view. And it'll be great if he runs again. I mean, our community, they will just love to have Trump 47. So that obviously will be great. And out of the Republican slate, there's no other. Is he the obvious choice? There's no other. He is the Republican Party. तो आज रात 9 बजे ये पूरा इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप के साथ श्रीनिवासन जैन का आप आज रात 9 बजे देख पाएंगे। और वहीं आज नए रूप में नजर आएगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उसका होगा उद्घाटन। ये पूरी खबर कुछ ही पलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने जा रहे हैं। विजय चौक से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को नए सिरे से विकसित किया गया है और अब कल ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी भी दी है कि बच्चों सहित पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए और नई दिल्ली में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के साथ आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नहर पर बने पुल पर जाकर कर्मचारियों से बात करेंगे। कर्तव्य पथ पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। एक नए रंग रूप में नजर आएगा जो राजपथ का पूरा इलाका था, जो अब कर्तव्य पथ कहलाता है। आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां बीकानेर के बाहरी इलाके जोड़बीड़ की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गायें मरी पड़ी हैं और कहा यह जा रहा है कि लंपी नाम की बीमारी की चपेट में आने से बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मरने वाली गायों की संख्या सरकारी आंकड़े से काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक राजस्थान में लंपी से 10 लाख से ज्यादा मवेशी प्रभावित हैं, जिनमें से अब तक 40,000 पशुओं की मौत हुई है। इनमें से बीकानेर में 2,573 पशुओं की जान गई है।
वहीं बीकानेर के डीएम का कहना है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है वो भ्रम पैदा कर रही है, क्योंकि जोड़बीड़ वो इलाका है जहां सामान्य मौत से मरने वाले पशुओं को फेंका जाता है और जोड़बीड़ का इलाका जानवरों के डंपिंग यार्ड के लिए इस्तेमाल होता आया है। ये पूरा इलाका गिद्धों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि लंपी त्वचा रोग संक्रमण का जो जानवरों में ये लंपी बीमारी है, उसमें संक्रमण मक्खियों और मच्छरों के कारण फैल रहा है, जिससे जानवरों को बुखार आने के साथ ही शरीर की त्वचा पर गांठ बनने लगती है और इसमें जानवर की मौत तक हो जाती है। जब से लंपी रोग को लेकर विभाग द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, उसके अनुसार 2573 गायें जो हैं लंपी से ग्रसित हुई हैं और मौत का शिकार हुई हैं। इसमें जो हमारा पशुपालन विभाग है, जो प्रशासन के अन्य अधिकारीगण हैं जैसे एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, ग्राम सेवक, पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, ये सभी दवाइयों के साथ साथ जो है जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग का मुख्यतः कार्य दवाइयों पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन और हम शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका की खबर से, जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है एनडीटीवी का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2024 चुनाव में फिर से लड़ने को लेकर सवाल बने हुए हैं, लेकिन एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा किया है कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो फिर से वापसी करें, ये उनका मानना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इस बारे में फैसला ले सकते हैं और जो बहुत लोगों को खुशी दे सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप पर गंभीर आरोप हैं। एफबीआई का कहना है कि उन्होंने बहुत संवेदनशील दस्तावेज व्हाइट हाउस से निकाले हैं और 24/7 के एनडीटीवी 24/7 के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उसके कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। President Trump, let me just ask you to see both of you back together again. Is this all an indication that you are now set on the road to 2024? Well, Part look, of your campaign momentum. everyone wants me to run. I'm leading in the polls, in every poll, the Republican polls and in Democrat polls, and I'll make a decision in the very near future, I suspect. And I think that a lot of people are going to be very happy. But we've been friends for a long time. We've been friends from before the last campaign in 2016 and then 2020. And I've had a great relationship to India and to Prime Minister Modi. We've been friends, and I think he's a great guy and doing a terrific job. It's not an easy job he's got. So, but we've known each other a long time. Good man. Right. That's an interesting thing you said, that you said you're still making up your mind, but a lot of people will be happy with the decision. I think so. A lot of people will be, and a couple of people will be unhappy, perhaps. Okay. This is quite an interesting hint that we've got there, Shalabh Kumar. You think it's now almost a done deal that President Trump is going to run again? And should he run again? Is he the obvious choice? Of course he should run again. That's our view. And it'll be great if he runs again. I mean, our community, they will just love to have Trump 47. So that obviously will be great. And so and we'll out of the Republican slate, there's no other. Is he the obvious choice? There's no other threat. He is the Republican Party. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी शुरुआत बुधवार से कन्याकुमारी से हुई है और राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करके इसकी शुरुआत की। बिल्कुल, और इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत बंटवारे की सियासत में पिता को खो दिया, लेकिन मैं इसके हाथों अपने देश को नहीं खोने दूंगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए हमें डरा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भारतीय लोग डरते नहीं हैं। विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी से डरने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश इस वक्त सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चुनिंदा बड़े उद्योगपति पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद बढ़ती गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है और आवाज उठाना है। हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में है। राहुल गांधी ने कहा कि लोग बहुत दर्द सह रहे हैं और जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है, तब मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती और इसीलिए जनता को सच बताने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं।
brothers and sisters, this flag is under attack. India is not the imposition of one idea on its people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. तो 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें 3570 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करने वाले हैं। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि वो उनके लिए जो खाने पीने का इंतजाम होगा वो रास्ते में ही किया जाएगा। करीब 300 लोग उनके साथ चल रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जहां जहां से वो गुजरेंगे वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ेंगे। इसके अलावा लोगों से राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातचीत होती रहे, ताकि जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है ताबिश, वो कहीं ना कहीं वापस हासिल करने की भी एक कोशिश है ये। बिल्कुल, और ये चाहते भी हैं कि हर जगह जहां वो गुजरे वहां से लोगों के बीच कनेक्ट पैदा करें और जिस बात का वो जिक्र करते रहते अपने बयानों में वो जोड़ पाएं, क्योंकि कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये मानना है कि जो स्थिति है आर्थिक, जिस बात का वो जिक्र करते हैं उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के अभियान पर हैं और बुधवार को उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान जब उनसे विपक्ष के चेहरे के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं होंगे, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें शायद अंदर से बीजेपी में रहने या उनको मदद करने का मन होगा। हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे, सबको एक करने में हम लगे रहेंगे। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बार जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। तो देखते हैं 4 दिनों का नीतीश कुमार का ये दौरा कितना सफल साबित होता है। आगे बढ़ रहे हैं, नई संसद वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। कल से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कुछ झलक उस नए एवेन्यू की जो अपनी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। शाम को ये कार्यक्रम होगा जिसमें जो है दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ अब हो जाएगा और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र सेंट्रल विस्टा ये सब कहते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक करीब 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ ब्रेड ग्रेनाइट से बने हुए 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी खूबसूरत अब पहले से ये जगह और ज़्यादा हो जाएगी और कुछ झलक इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश के 75 में से 62 जिलों में औसत से कम बारिश इस साल हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूखे के हालात से निपटने के लिए अब आदेश जारी कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सूखे का सर्वेक्षण होगा।
और इस काम के लिए अपर जिला अधिकारी, कृषि अधिकारी समेत 2 अन्य अधिकारियों की टीम सर्वेक्षण करेगी और इसके चलते भू राजस्व, ट्यूबवेल, नलकूप से सिंचाई की जो वसूली है किसानों से, वो अब नहीं की जाएगी। इस बार किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन जो है वो भी नहीं काटे जाएंगे। और राहत जो दे रही है राज्य सरकार, उसमें और भी कुछ चीजें, नहरों में जो पानी की उपलब्धता है और गांव में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो बुरी स्थिति से इस बार उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो जूझ रहे हैं। पूरा प्रदेश जो है वहां पर 2/3 जिलों में सामान्य बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते कई इलाके सूखे की चपेट में आ गए और किसान खासे परेशान हैं। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, भाजपा उसका दर्द अभी तक नहीं भूली है। आई सत्ता हाथ से निकलने का झटका इतना बड़ा रहा कि अब बीजेपी उद्धव सेना से उनके गढ़ बीएमसी को हथियाने की तैयारी शुरू हो गई है। और शिवसेना के कब्जे में रही 45,000 बजट वाली देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी का चुनाव बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ेगी। अपनी स्थापना के बाद शायद पहली बार शिवसेना इतनी कमजोर नजर आ रही है। बीजेपी और शिंदे की सेना मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन पर स्थिति साफ करते हुए नागपुर में इसका ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का परचम, हमारा भगवा, ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा। एमएनएस मुखिया के साथ मुलाकातों के बीच जब अटकलें लगी कि शिंदे सेना और एमएनएस एक साथ और बीजेपी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी, तो फडणवीस ने कहा सब पतंगबाजी है। असं आहे, मला देखील खूप मजा येते ज्यावेळेस तुमची पतंगबाजी मी पाहतो। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान न दें, सब पतंगबाजी है। ज्याला जे मनात येईल तसं इंटरप्रिटेशन करतो। 2019 में जीतकर भी सत्ताहारी बीजेपी उद्धव ठाकरे से सियासी बदले का हर दांव खेल रही है। शिवसेना में टूट और सत्ता पलट के बाद बीएमसी हथियाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रणनीतिकार की भूमिका में सक्रिय हैं। 2 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंचे शाह ने मिशन मुंबई 150+ का टारगेट दिया और बैठक में उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की बात कही। बीएमसी की कुल 227 सीटों में शिवसेना के 97 पार्षद, बीजेपी के 80, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 6 पार्षद हैं। जाहिर है कि बीजेपी शिवसेना से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बीएमसी की लड़ाई लड़ेगा या अलग, इस पर आपसी रस्साकशी काफी दिनों से चल रही है। बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी साथ है या नहीं? नहीं, वो इश्यू अभी नहीं है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते उसके बारे की चर्चा भी अभी तक कुछ नहीं हुई है और तब वहाँ का जो भी स्थिति रहेगी उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे और हम लोग हमारी खुद की तैयारी हमने शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव के लिए अब शिवसेना कितनी ताकत झोंक रही है और महाविकास आघाड़ी कितनी साथ? बीएमसी के लिए अगर आप देखें तो आज मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा। अभी जो गद्दार है वो आगे ढकलना चाहते हैं चुनाव को, वो डर गए हैं चुनाव से। लेकिन यही बात है कि अगर आप देखें तो मुंबई हमारे साथ खड़ी रहेगी। शिवसेना लगभग 25 वर्षों से बीएमसी पर शासन कर रही है। बीजेपी अब शिवसेना से इस गढ़ को छीनने की तैयारी कर चुकी है। सड़कों पर उद्धव सेना और बीजेपी बैनर वॉर में लगे हैं। देखने वाली बात है राज्य में बदले हालात में उद्धव ठाकरे अपने इस बचे गढ़ को बचाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के तहत लाभार्थियों के टेक होम राशन में कथित घोटाले के मामले ने सियासी रंग ले लिया है और एनडीटीवी पर इस मामले को लेकर किए गए खास खुलासे के बाद कांग्रेस ने राज्य में सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन वही सरकार जो है वो फिलहाल पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने ये कहा है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है, वक्त आने पर महिला और विकास विभाग जो है वो इसका जवाब देगा। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। कागजी ट्रक की कहानी है जो कागज पर चलता है, कागज पर करोड़ों रुपए का टनों अनाज ढोता है। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही है।
पोषण आहार को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आया हुआ है। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का नया तरीका है। विपक्ष का कहना है वो कुपोषित बच्चों के साथ मुख्यमंत्री से राशन और इस्तीफा मांगेंगे। वहीं सरकार का कहना है कुछ गलत नहीं हुआ। 2018 में बीजेपी ने 7 पोषण आहार संयंत्रों का निर्माण किया, उन्हें महिला स्व समूहों को चलाने के लिए सौंपा, जिसे कांग्रेस ने एमपी एग्रो को दे दिया। ये उनकी महिला विरोधी तथा ठेकेदारों को समर्थन करने की नीति थी। सरकार ने यह भी कहा कि 33 ट्रकों के नंबर में लिपिकीय त्रुटि थी। खराब गुणवत्ता पर उन्होंने 35 करोड़ का पेमेंट रोका। सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी। एक्शन हर हालत में हर जिले में कुपोषित बच्चों को साथ में लेके शिवराज सिंह जी से राशन मांगा जाएगा, नहीं तो इस्तीफा मांगा जाएगा। एजी ने केवल फाइंडिंग दी है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और गलत नंबर, गलत गाड़ियां लिख दी गई। मैंने नहीं कहा सर, ये ऑडिट है। यस। तो उसके बाद उसने क्या किया कि इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। और एक दिन में आपने ये बोला कि हम संडे से दिखा रहे हैं, आज क्यों बोला? क्योंकि उसी के बाद ये देखा गया ना क्या हुआ। तो ये एक प्लांट की बात कर रहा हूं, बाड़ी की, उसमें 1764 गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस समय पर। उसमें से 34 गाड़ियों की उन्होंने बोला कि ये गलत गाड़ियां हैं, जबकि ये गलत गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां तो सही हैं। चालान में लिपिकीय त्रुटि। बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारा कुछ रिटर्न मिस्टेक इन चालान, मतलब सारा लिपिकीय त्रुटि ही चलती रही। 1764 में से केवल 13-4। सरकार एक और बात का जवाब अभी भी नहीं दे पाई। स्कूल छोड़ने वाली 11 से 14 साल की बच्चियों की संख्या में 20 गुना का अंतर। स्कूली शिक्षा विभाग के समग्र अभियान में यह आंकड़ा 8,680 का है, जबकि महिला बाल विकास 2019-20 में ये संख्या 2,17,000 बता रहा है। 2015 से 2022 के बीच 13,39,098 बच्चियों को राशन दिया गया, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के सर्वे में ये संख्या 82,493 रही। सरकार की सफाई है कि ये दोनों आंकड़े एक नहीं हो सकते। बहरहाल इस बहस के बीच सतना की 7 साल की कुपोषित बिटिया अस्पताल पहुंच गई। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन खरगोन में ये बच्चे छठी माँ के मंदिर में परिक्रमा लगा रहे हैं। कहते हैं इससे कुपोषण दूर होगा। कुपोषण हो जाता है, बच्चा एकदम सूखा जाता है, दस्त लगता है, रोता है, चमकता है, तो उसको कपड़े धागे सब खिंचवा के वहाँ मिला के या लेटा के और परिक्रमा दिलवा के रवाना कर देते, स्वस्थ हो, बच्चा स्वस्थ हो जाता। ये उस राज्य में जहां शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। 1000 में से 46 बच्चों की जन्म लेते मौत हो जाती है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है, जहां 1000 में से 15.9 प्रसूताएं दम तोड़ देती हैं। IMR में और MMR में देश में दूसरे नंबर पर। आपके पास ये विभाग। तो 2 बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, और आप यदि ये कहेंगे कि आज की जो परिस्थिति है तो आपको पहले की परिस्थितियां देखना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यू स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और यदि आप रेशो देखेंगे तो लगातार उसमें कमी आ रही है और हम कटिबद्ध हैं कि इसको और नीचे लेके आए। कई बार समस्या के हल में पहला कदम यह है कि समस्या को मानना, लेकिन यहाँ तो सरकार समस्या को षड्यंत्र मान रही है। आप यकीन करेंगे कि कई आंगनबाड़ी कर्मियों को धमकाकर उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि उनके यहाँ टेक होम राशन में कोई विसंगति नहीं है। अब अगर कुपोषण से लड़ने का ये समाधान है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संदिग्ध फंडिंग, FCRA के उल्लंघन और कथित कर चोरी से जुड़े अलग अलग मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की। आयकर विभाग ने दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR, एक NGO और कुछ मीडिया संस्थानों को फंडिंग करने वाली संस्था IPS-MF के दफ्तर में भी रेड की। और सूत्रों के मुताबिक CPR के चाणक्यपुरी स्थित दफ्तर में आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसने दस्तावेजों का निरीक्षण किया। ऑक्सफैम के ओखला स्थित कार्यालय पर भी आयकर की टीम पहुंची और सूत्रों के मुताबिक CPR पर कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही है और आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी है ये। और आयकर विभाग ने कई जगहों पर 20 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की है।
और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना की कई वेव से गुजरने के बाद अब एक बात तो अदिति हमने समझी कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई सारी चुनौतियां आपके पास रहती हैं। आपको अलग अलग तरह से कोरोना का असर जो है आपके शरीर पर पड़ता है, और कोरोना को लेकर जो शोध और खोज हो रहे हैं उनका सिलसिला भी अब तक जारी है। और शोध से ये साफ हो रहा है कि कोरोना का असर सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं होता है, और बल्कि इसका असर जो है वो ब्रेन से लेकर हार्ट तक देखने को मिल रहा है। लगातार ये भी सामने आ रहा है कि कोरोना के मरीजों में हार्ट और न्यूरो की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों हार्ट अटैक के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। लिहाजा बीमारी से ठीक होने पर भी स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टडी सामने आई है जो कि नेचर में पब्लिश हुई है। उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों में स्टडी किया जिनको कोविड हुआ है। इसमें ये पता चला है कि इसमें काफ़ी लोगों को कार्डियो प्रॉब्लम्स जो हैं कोविड में जिनको था उनको बहुत ज़्यादा कई गुना कोविड प्रॉब्लम्स थी, डेथ्स भी ज़्यादा थी कोविड से। यानी कि अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डिसएरिथमियाज और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस, जितने भी आप इस्चीमिया, पेरिकार्डाइटिस, तो जितने भी हार्ट डिजीज हैं ये काफी मात्रा में मतलब जो है बढ़े हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद सेहत को लेकर बेफिक्र होना ठीक नहीं। कोरोना के बाद दिमाग की कई बीमारी भी दस्तक देने लगती है। शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ने वाले असर को लेकर अब तक की स्टडी और डॉक्टरों का ऑब्जर्वेशन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना का वायरस हार्ट और ब्रेन पर गहरा असर छोड़ता है। डिप्रेशन और मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रहा, ब्रेन का फॉगिंग होना जो बोलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे मरीजों में डबलिंग ऑफ चांस हो जाता है लकवा होने का। उम्र से कम लोगों को लकवा आ रहा है, उम्र से कम लोगों को जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं ये आ रही हैं। डिमेंशिया जो है, डिमेंशिया बढ़ जाना या डिमेंशिया नए तौर पे प्रकट होना, ये भी हमने देखा है। इसके अलावा न्यूरोपैथी या जीबी सिंड्रोम का होना ये भी देखा है। दौरे, स्टाटस एपिलेप्टिकस, एन्सेफेलोपैथी या कोई भी इन्फेक्शन का ब्रेन में पकड़ लेना, ये भी हमने देखा है। ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव और हार्ट अटैक तक की समस्याएं बढ़ी हैं। एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव कहते हैं कि कोरोना का माइल्ड इन्फेक्शन भी दिल पर असर छोड़ रहा है। कोविड के बाद ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन हो गया। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो 3 दवाओं पे थे, कोविड हुआ और मेरी सारी दवाएं बंद हो गई, अब ब्लड प्रेशर तो बहुत अच्छा है। बट हम इस पे चिंतित हैं कि आपका इसके मतलब ऑटोनॉमस जो रेगुलेशन है वो फेल हो रहा है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर था ही नहीं, कोविड के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जो कोविड है, इवन इन अ माइल्ड फॉर्म, आपको माइल्ड भी कोविड हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका कार्डियोवैस्कुलर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, ये तो सीवियर और मॉडरेट कोविड में होता है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन माने तो डेफिनेटली 25% चीजें जो हैं वो इन जो भी मैंने बीमारियां बताई हैं बढ़ी तो हैं। लक्षण वालों को बीमारी की जानकारी तो मिली, पर बिना लक्षण वाले इस बीमारी से अनजान ही रहे। ये वायरस है, लिहाजा दिलो दिमाग में दिखने वाली छोटी सी तकलीफ को भी कोरोना संक्रमण के दौर में नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। रिकॉर्ड बारिश खत्म होने के 3 दिनों के बाद भी बेंगलुरु में हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वी बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर के कई इलाकों में अब भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है, और क्योंकि वहां से पानी जो है वो नहीं निकल पाया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान अब भी यहां पर जो है वो जाहिर किया है। बेंगलुरु की बदहाली से पहले देखिए उत्तर कर्नाटक के बागलकोट की ये तस्वीर। देश के दूर दराज के इलाकों में बेबसी दर्शाती एक तस्वीर। बारिश की वजह से बागलकोट की इस नहर का बहाव उफान पर था, तो दूसरी तरफ जाने के लिए बच्चों के पास दूसरा विकल्प नहीं था। लौटते हैं बेंगलुरु। व्हाइट फील्ड का इलाका, हर तरफ पानी ही पानी। जाहिर है पानी बाहर होगा तो घरों का अंदरूनी हिस्सा भी इससे नहीं बच सकता। कोई बिजली नहीं, पानी कुछ भी नहीं। आप देखेंगे सारा एसटीपी सब कुछ जो है पानी कंटामिनेटेड हो गया है। आप यूज़ नहीं कर सकते पानी को, बिजली नहीं है।
ये सारे जो बेसिक नीड्स है एकदम नहीं है। लाइफ जो है एकदम यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत फैमिली को बहुत परेशानी हो रही है। फैमिली को परेशानी हो रही है। आप नेट नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे की पढ़ाई है, पानी जो बेसिक नीड्स है आपकी, बाथरूम वॉशरूम कुछ नहीं है। बुधवार को पानी इन अपार्टमेंट्स में इतना ज्यादा था कि चलना और रहना मुश्किल था। मंगलवार को यहां विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। अपार्टमेंट्स छोड़कर लोगों ने होटलों का रुख किया, जहां कई गुना ज्यादा किराया वसूला गया। जैसे कि रेगुलर प्राइस से आप ज्यादा मांगेंगे, सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। उसके अलावा हम लोग को सिविक अथॉरिटी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग हेल्पलेस सिचुएशन में है। आफ्टर ऑल कितना देर हम लोग दोस्त के रिलेटिव या होटल के यहाँ रहेंगे, ऑफिसेस हमारे बंद हो चुके हैं। वो होटल में एक्चुअली जहाँ पे हमें 1800-2000 के अंदर लेना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ा के बोल रहे हैं, तो उनका भी फायदा है ना, तो इसलिए वो अभी सिचुएशन देख के बढ़ा रहे हैं। पानी शहर के कुछ हिस्सों से निकलकर दूसरे इलाकों में फैल गया। सरकारी महकमा हो या आम लोग, मकसद पानी निकालना। ऐसे में किसी ने सड़कों पर पंप से पानी छोड़ा तो किसी ने नाले में सुराख बनवाया। नतीजा, पानी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तबाही मचाने लगा। बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली की ये ताजा मिसाल है। लोगों ने पंपसेट के जरिए पानी को सड़कों पे छोड़ दिया और पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। यहां से पानी कहां जाएगा किसी को पता नहीं, यानी जनता भी भगवान भरोसे है और सरकार भी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात आज की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। टॉप 5 न्यूज आपको बताते हैं, जिन पर आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं यूट्यूब पेज पर जाकर। तो आज आप एनडीटीवी पर देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, डोनाल्ड ट्रंप से खास बातचीत, डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी खबर ये कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। उधर इतिहास में दर्ज राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा और इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। वहीं यूपी में सूखे की मार झेल रहे सभी जिलों का सर्वे किया जाएगा। और नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 के नतीजों में राजस्थान की तनिष्का टॉप पर रही है।